नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम अंकेक्षण विषय के कंटेंट आंतरिक नियंत्रण इंटरनल कंट्रोल के बारे में अध्ययन करेंगे। यह कंटेंट अंकेक्षण के अंतर्गत आता है और अंकेक्षण का ही एक पार्ट है कि अंकेक्षण में आंतरिक नियंत्रण कैसे काम करता है और इंटरनल कंट्रोल किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कुशल व प्रभावी प्रबंधन के लिए बुनियादी एवं आवश्यक कारकों में से एक है। मतलब क्या होता है कि मैनेजमेंट को क्या करना पड़ता है, अपने एस्टेब्लिशमेंट पे कंट्रोल करने के लिए जो उसका इंटरनल सिस्टम है उसमें इस प्रकार से व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं, नियम बनाने पड़ते हैं ताकि एक व्यक्ति विशेष का उसमें दबदबा ना हो और वो व्यक्ति विशेष चाहकर या बाई मिस्टेक किसी प्रकार की कोई गलती ना कर सके, जिससे क्या होगा, संस्था पे नियंत्रण रहे और मैनेजमेंट को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। अब हो सकता है कि इंटरनल कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से भी हो सकता है और वित्तीय पर्पस से भी हो सकता है। तो यहाँ पे अपन बेसिकली वित्तीय मामलों के बारे में अध्ययन करेंगे और वित्तीय मामलों में किस प्रकार से आंतरिक नियंत्रण होता है। ये वित्तीय या गैर वित्तीय दोनों प्रकार के संगठन की संपूर्ण प्रबंधन प्रणाली को कवर करता है। मैंने बताया एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, तो क्या हो गया, गैर वित्तीय हो गया वित्तीय। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली प्रबंधन एवं प्रभावी ढंग से लक्ष्यों को प्राप्त करने में ऑडिटर के लिए सहायक है। कि कोई भी एस्टेब्लिशमेंट होगा तो इसका एक उद्देश्य होता है। बेसिकली अपन वित्तीय तौर पे देखें तो किसी भी एस्टेब्लिशमेंट का सबसे मेन जो उद्देश्य होता है वो अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है और सेवा करना होता है। ठीक है, अब इसमें यह है कि उन लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जाए। यदि मान लीजिए किसी संस्था में आंतरिक नियंत्रण नहीं होगा तो वह संस्था अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकती। वो इसलिए नहीं कर सकती कि जैसे मान लीजिए वो कोई प्रोडक्ट बेच रही है तो उसकी नियंत्रण नहीं होगा तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा आ सकती है। इस प्रकार से है ना, उसके स्टेटमेंट्स गलत सूचनाएं देते रहेंगे। यदि मान लीजिए वो कहीं कुछ गलत हो गया बिल वगैरह वाउचर वगैरह में, तो वो हमेशा वो एक गलत इन्फॉर्मेशन क्या करेगी, उन वित्तीय दस्तावेजों में दिखती रहेगी। और प्रबंधन क्या करता है, उन्हीं वित्तीय दस्तावेजों के आधार पर कोई भी निर्णय लेता है तो वो निर्णय की जो क्षमता है उसकी वो भी क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी और एक लंबे वक्त में उस संस्था के लिए वह एक बहुत बड़ी हानि होगी। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कुशल और आर्थिक कामकाज सुनिश्चित करने के लिए कई जांच व नियंत्रण शामिल करती है। व्यवसाय की अनेक क्रियाओं सहायक या कर्मचारियों द्वारा संपन्न की जाती है। अब आपको ये चीज़ है कि कोई भी व्यवसाय होता है तो उसमें एक पदानुक्रम होता है ना। तो उस हिसाब से कोई भी दस्तावेज हो, चाहे अकाउंटिंग वाउचर्स हों, तो वो एक प्रॉपर चैनल से चलते हैं। जैसे कि अपन सामान्य किसी सरकारी एस्टेब्लिशमेंट की बात करें या किसी नॉर्मल बिजनेस की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे कोई भी दस्तावेज है उसको उसका मेकर होता है, मेकर जो उसको बनाता है। टेक्निकली वो किसी सॉफ्टवेयर से भी बना सकता है या कुछ मतलब वो टाइप करके बना सकता है या मतलब वो विभिन्न स्रोतों से कोई भी सूचना कलेक्ट करके वो बनाता है। तो वो हो गया असिस्टेंट। ठीक है, उसके बीच में भी कई लोग होते हैं कि जैसे सुपरवाइज़र होता है। सुपरवाइज़र देखता है कि इसने कोई गलती तो नहीं कर दी, वो उस कलेक्शन सोर्सेज को चेक करता है। उसके बाद में जैसे उसके ऊपर सुपरवाइज़र के ऊपर अकाउंटेंट वगैरह होते हैं, वो उसको चेक करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में सुपरवाइज़र के ऊपर जैसे मैनेजर्स हो गए, वो उसको चेक करते हैं। फिर वो मैनेजर्स के बाद में चीफ मैनेजर्स या फिर एमडी तक वो सूचना जाती है। तो एक चैनल होता है। अभी मान लीजिए वो सहायक सोचे कि इस जैसे कि वो केस हैंडलिंग का काम करता है और उसने कुछ गबन करने की कोशिश की और वो किसी संख्या वगैरह में कुछ इंटेंशनली कोई गलती करता है तो वो एक प्रॉपर चैनल से चेक होता है। तो वो चीज़ें यदि प्रभावी नियंत्रण है, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है, तो वो एक स्टेज पे जाके उसका पता चल जाता है कि यहाँ पे इस प्रकार की गलती हुई है। तो एक
प्रभावी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली आवश्यक होती है। ठीक है, स्वामी के लिए आवश्यक है कि यह वह उपकरणों व्यक्तियों की कुशलता के विषय में जानकारी प्राप्त करे। उस उद्देश्य के लिए उसे संगठन का कोई आकार देना पड़ता है जिससे वह सभी क्रियाओं को जान सके और व्यक्तियों को उत्तरदायी ठहराया जा सके। आकार का मतलब होता है कि जैसे कोई बड़ा बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट है तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट हर चीज़ पे वॉच नहीं रख सकता, तो वो उसकी क्या होता है कि सब यूनिट्स होती हैं, उसमें एक मैनेजर्स होते हैं, फिर उनके नीचे भी बहुत सारे कर्मचारी होते हैं और उनकी क्या होती है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स रहती है कि वो व्यक्ति उस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। तो ये क्या है, उसकी अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए एक वो आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का पार्ट होगा कि जैसे डीलिंग असिस्टेंट गलती कर देता है तो उसकी वो अकाउंटेबिलिटी है कि वो उसने ये गलती क्यों की, ये उसका काम था कि उसको ये सारी चीज़ें चेक करनी थी। ठीक है, अब और इसमें क्या संगठन को आकार देना पड़ता है। आकार मैंने बताया पदानुक्रम, उसने एक यूनिट बनाई, उसमें एक व्यक्ति विशेष को मतलब अपने पावर को डेलीगेट किया। ठीक है, फिर उस जो मैनेजर था उसने थोड़ा पावर नीचे वाले को डेलीगेट किया। इस प्रकार से एक आकार हो गया उस संस्था का। ठीक है, अब और ये आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है, जैसे एक ओनली एक दुकानदार एक दुकान चलाता है। ठीक है, तो उसके लिए कोई ये इतना आवश्यक नहीं है, उसके लिए मैं बताया कि उसके लिए लग्जरियस हो सकती है ये सुविधा। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो बिजनेस का ओनर है और वो जयपुर बैठा है और उसकी ब्रांच राजस्थान के 6-7 जिलों में है, तो वो ऑल टाइम उस पर वॉच नहीं रख सकता, तो वो क्या करता है, आदमी अपॉइंट करता है और एक उस बिजनेस को वो एक आकार देता है और उनकी अकाउंटेबिलिटी तय करता है। तो आंतरिक नियंत्रण 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक वित्तीय नियंत्रण और एक प्रशासनिक नियंत्रण। ठीक है, मैंने बताया एक तो गैर वित्तीय होगा, गैर वित्तीय में प्रशासनिक हो सकता है, और भी जैसे कि अलग अलग सेक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे होगा वित्तीय नियंत्रण। वित्तीय रिकॉर्ड की विश्वसनीयता, संपत्ति की सुरक्षा वित्तीय नियंत्रण प्रणाली का एक हिस्सा है। अब यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल में 2 कॉन्सेप्ट आ गया अपने पास, प्रशासनिक नियंत्रण और वित्तीय नियंत्रण। मैंने जैसे आपको बताया फाइनेंशियल कंट्रोल। अब इसमें इंटरनली क्या हो गया, इंटरनल कंट्रोल का 2 मेथड हो गया, इंटरनल चेक और एक हो गया इंटरनल ऑडिट। तो यहाँ पे इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस समझना अपने लिए बहुत आवश्यक है। इंटरनल चेक क्या है कि जैसे मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं कि जैसे एक एकाकी व्यवसाय करने वाला, ठीक है, व्यवसाय है, वो एक कैशियर रखता है, एक मुनीम वगैरह रखता है अपनी दुकान पे। तो उसने क्या कर रखा है कि जैसे उसके काउंटर पे कोई बैठा है तो उसको क्या करता है, वो मुनीम क्या करता है, उसके केस वगैरह की, उसकी बुक्स वगैरह को और इसे चेक करता रहता है। जैसे आजकल तो क्या सॉफ्टवेयर वगैरह आ गए, तो उनसे वो टेली करेगा कि हाँ भाई ये फिजिकल तौर पे इतना केस पड़ा है और अपने जो स्टेटमेंट्स है वो कितना केस बता रहे हैं। तो फिर वो मुनीम जी उन ओनर को लेके जाएगा उनके पास, तो वो देखेंगे कि हाँ भाई, और उसको वो अलग तरीके से एनालिसिस भी कर सकते हैं, जैसे कल की सेल क्या थी, आज की क्या थी, हाँ भाई इतनी सेल हुई है कि नहीं हुई, उसके कई तरह के माध्यम होते हैं उसे चेक करने के लिए। तो ये तो क्या हो गया, ये बिजनेस में हमेशा चलता रहता है कि ये तो प्रोसीजर है कि एक व्यक्ति के किसी दस्तावेज को दूसरा व्यक्ति कर रहा है, फिर तीसरा व्यक्ति कर रहा है। अब जैसे सरकारी ऑफिस में क्या होता है, एक डीलिंग असिस्टेंट होता है, वो कोई भी वो मेकर होता है उस चीज़ का, फिर उसके बाद में उसके ऊपर है ना अकाउंटेंट वगैरह होते हैं, वो चेक करते हैं, फिर उसके बाद में डीडीओ होता है। तो ये व्यवस्था सरकार ने बनाई हुई है कि ये सिस्टम इंटरनल चेक का, कि वो आंतरिक रूप से हर चीज़ चेक होती रहे, किसी प्रकार की कोई मिस्टेक हो जाती है किसी से, मतलब उसके ध्यान में नहीं रहे तो वो पकड़ में आ जाए। दूसरी, वो यदि यदि किसी प्रकार की गलती करना चाह रहा है तो वो गलती नहीं कर पाता, क्योंकि उसको भय रहता है कि डीलिंग असिस्टेंट सोचेगा कि यार मैं तो अकाउंटेंट साहब इसको चीज़ को पकड़ लेंगे, इस गलती को पकड़ लेंगे। अकाउंटेंट साहब को रहता है एओ साहब पकड़ लेंगे, एओ साहब को रहता है डीडीओ पकड़ लेगा, डीडीओ को रहता है, अब डीडीओ को किसका रहेगा, डीडीओ को रहेगा इंटरनल ऑडिट का। अब यहाँ पे इंटरनल ऑडिट वाला कॉन्सेप्ट आ गया। अब इसमें क्या होता है कि जैसे वो एक डीडीओ तो क्या एक स्पेशल ब्रांच है,
डीडीओ का मतलब यहाँ हो गया आहरण वितरण अधिकारी, मतलब वो उस ब्रांच का क्या हेड है। अब उसके बाद में कहा इंटरनल ऑडिट का मतलब वो कहते हैं कि वो क्या होगा, उसी विभाग का कोई, जैसे ब्रांच है, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में किसी आदमी को भेजा किसी ने कि आप उस ब्रांच की चेकिंग करो, तो वो क्या हो गया, इंटरनल ऑडिट का पार्ट हो गया। अब अपन आंतरिक नियंत्रण क्या है, आंतरिक नियंत्रण में संगठन की योजना, उसकी संपत्ति की सुरक्षा, परिचालन दक्षता को बढ़ावा देने व निर्धारित प्रबंधकीय नीतियों को पालन को प्रोत्साहित करने के लिए अपने लेखांकन डेटा की सटीकता व विश्वसनीयता की जांच करने के लिए व्यवसाय के भीतर सभी समन्वित तरीके व उपाय शामिल है। मैंने बताया कि जो भी प्लानिंग है और जो भी उसका लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए आंतरिक नियंत्रण आवश्यक है। कि होता क्या है कि जैसे 10 व्यक्ति काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि एक व्यक्ति बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा हो और 2 व्यक्ति बहुत अधिक कार्य कर रहे हो, तो उनकी प्रोडक्टिविटी का असेसमेंट करने के लिए भी ऑडिट आवश्यक है। और ये ऑडिट वित्तीय, आजकल ऑडिट का दायरा वित्तीय मामलों तक सीमित नहीं है, हर प्रकार की ऑडिट होती है। सोशल ऑडिट है, एफिशिएंसी ऑडिट है, तो नया नया कॉन्सेप्ट आ रहा है। आंतरिक अंकेक्षण आंतरिक नियंत्रण के एक परतक तंत्र का सर्जन करता है, जिसका उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि क्या अन्य आंतरिक नियंत्रण भली प्रकार अभिकल्पित व उचित तौर पर क्रियान्वित हुए हैं। अब यहाँ पे ये आपको समझ, इस वाक्य का अर्थ समझना है कि आंतरिक अंकेक्षण बता रहा है। अब आंतरिक अंकेक्षण में किस बात की जांच होती है कि क्या वाकई में जो उस संस्था में आंतरिक जांच का जो सिस्टम है वो क्या वाकई में इतना मजबूत है कि इंटरनल ऑडिट में क्या होगा, विभाग से कोई आदमी आएगा और उस संस्था के लेखों की या दस्तावेजों की जांच करेगा। आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था का उत्तरदायित्व प्रबंधकों का होता है, परंतु अंकेक्षण के दौरान आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को ध्यान में रखकर अंकेक्षण का कार्य क्षेत्र निर्धारित किया जाता है, जिसमें जोखिम की संभावना न्यूनतम हो जाती है। यहाँ पे क्या होगा, आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था का उत्तरदायित्व जो प्रबंध मैनेजर्स होंगे उनका क्या होगा, उत्तरदायित्व होगा। आंतरिक नियंत्रण के अंतर्गत वे समस्त क्रियाएं शामिल होती हैं जिनके द्वारा व्यवसाय के सभी पहलुओं को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। सभी पहलुओं का मतलब कि हर चीज़, जैसे वित्तीय मामले हुए, प्रशासनिक हुए, किसी भी प्रकार की यदि कोई नियमों के विरुद्ध कोई कार्य हो रहा है, किसी प्रकार की कोई गलती हो रही है तो उनको नियंत्रित करना है। इसके द्वारा व्यवसाय की आर्थिक व प्रशासनिक सभी क्रियाओं को नियंत्रित किया जा सकता है। तो मैंने बताया कि अंकेक्षण का दायरा वित्तीय मामलों तक न होके प्रशासनिक और अन्य मामलों में भी रहता है। अब आंतरिक नियंत्रण की सीमाएं। आंतरिक नियंत्रण की सीमाएं मतलब लिमिटेशन, कि आंतरिक नियंत्रण ये इस बात का सर्टिफिकेट नहीं है कि आंतरिक नियंत्रण करने के पश्चात संस्था के जो भी वित्तीय दस्तावेज वो सही सूचनाएं प्रदर्शित कर रहे हैं या नहीं कर रहे। लागत प्रभावी नियंत्रण प्रणाली चुनने का प्रबंध का निर्णय आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता को कम कर सकता है। ठीक है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर काम करे प्राधिकरण के एक व्यक्ति द्वारा दुरुपयोग की संभावना। अब जैसे होता क्या है कि कोई इंटरनल ऑडिटर आया बाहर से, तो हो सकता है कि वो आदमी यदि गलत है तो वो उस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को प्रभावित कर सकता है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के उद्देश्यों को प्रबंध के हेरफेर से हराया जा सकता है। कि जैसे मान लीजिए कि कोई मिस्टेक है किसी भी दस्तावेज वगैरह में, वो सारा सिस्टम यदि उसमें मिल जाता है तो फिर वो आंतरिक नियंत्रण प्रणाली सक्सेस नहीं हो पाती। जैसे मैंने बताया कि अकाउंटेंट भी किसी गबन के मामले में मिल जाए, लिपिक भी मिल जाए, सुपरवाइज़र भी मिल जाए, तो फिर वो क्या होगा, वो आंतरिक नियंत्रण प्रणाली फेल हो जाएगी। फिर उसके बाद में आता आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नियमित लेन देन में शामिल होती है, इसलिए अनियमित लेन देन की अनदेखी की जा सकती है। कई बार क्या होता है कि ये सेम प्रोसीजर हमेशा चलता रहता है, तो कई बार क्या होता है कि फ्लो में भी ऐसी गलतियां हो जाती हैं। स्थितियों में परिवर्तन आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता को प्रभावित कर सकता है। कि जैसे
किसी प्रकार की कोई सरकमटेंसेस चेंजेस हो जाती हैं तो वो भी क्या होगा, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को प्रभावित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये इंटरनल चेक की सिंपल सी डेफिनेशन है कि ये इंटरनल चेक एक इस प्रकार की प्रणाली है जिसमें संस्था के अंदर ही इस प्रकार का सिस्टम डेवलप किया जाता है कि किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। और इसके दो इंटरनल कंट्रोल के दो पार्ट हो गए, इंटरनल ऑडिट और इंटरनल चेक, जिसको आंतरिक जांच भी बोलते हैं, आंतरिक निरीक्षण भी बोलते हैं।